नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग मेमोरियल की कंट्रोवर्सी को लेकर। इस मेमोरियल का हाल ही में रेनोवेशन किया गया है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, इसे सुधारा गया है। 2 साल की मेहनत के बाद इसे रिसेंटली चालू किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मेमोरियल ओपन हुआ तो इसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, साथ साथ में कुछ सीरियस मैटर्स भी उठाए गए हैं। पॉलिटिक्स क्या है? बेसिक पॉलिटिक्स ये है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये शहीदों का अपमान है। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि इट लुक्स नाइस, ठीक लग रहा है ये। एक्चुअली ये पूरा मुद्दा क्या है? देखिए, हिस्टोरियंस यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जलियांवाला बाग की रियल मेमोरी है वो काफ़ी एक सैड मेमोरी है, देश के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है उसका। उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसे डिस्टॉर्ट करने की या उसे चेंज करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब चेंज करने को लेकर ही एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिज्नीफिकेशन। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर जलियांवाला बाग मेमोरियल में किए गए बदलावों को कहा है कि ये हिस्ट्री का डिज्नीफिकेशन है। अब ये डिज्नीफिकेशन शब्द का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको इस लेक्चर में आगे बताऊंगा। अब डिटेल्स इसकी जाने उससे पहले इतना जान लो कि अनअकैडमी ऐप पर अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मेरे स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स प्राप्त हो जाएंगी, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ओवर देयर। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसका लिंक नीचे पहले कॉमेंट में अवेलेबल है। जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में वो स्थान है जहां पर 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग मारे गए थे, हजारों भारतीय मारे गए थे, क्योंकि एक अंग्रेज मिलिट्री अफसर कर्नल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। ये उस जलियांवाला बाग एक पार्क है, वो लिटरली चारों तरफ से घरों से घिरा हुआ है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बिल्कुल हरमिंदर साहिब या गोल्डन टेम्पल के पास में ये स्थित है। तो इस पार्क का जो एंट्रेंस था वो एक पतली गली से था, ये वाली वो गली है। अब इसको रेनोवेट कर दिया गया है और इस प्रकार से ये गली अब नज़र आती है। इसमें म्यूरल्स लगा दिए गए हैं, ऊपर से इसे कवर कर दिया गया है। इन बदलावों पर देश विदेश के पॉलिटिशियंस ने टिप्पणी करी है, जैसे कि भारतीय मूल के नेता जो यूके में हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं प्रीत कौर, ये वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन्होंने कहा है कि इतिहास बदला जा रहा है, इरेज किया जा रहा है, इस तरह की एक्यूजिशंस ये लगा रहे हैं। अब देखो ये जगह कहाँ पर है, तो जलियांवाला बाग है अमृतसर शहर में स्थित, यहाँ पर पंजाब में। और ये पूरा मैसेकर क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में मैंने अपने हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 39 में डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को देख लीजिए। मैं अभी बहुत डिटेल में जलियांवाला बाग के बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। बस इतना याद रखो कि कर्नल डायर ने यहाँ पर गोलियाँ चलाने का आदेश दिया था। कई जगह आपको ब्रिगेडियर डायर लिखा हुआ मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि कर्नल डायर को कुछ समय के लिए टेम्परेरी रैंक दी गई थी उस समय ब्रिगेडियर की। वैसे वो उस समय कर्नल के पद पर थे, लेकिन टेम्परेरी रैंक दे दी गई थी क्योंकि पंजाब में उस समय काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। सो ही वॉज प्रमोटेड एंड गिवन एडिशनल चार्ज। तो 13 अप्रैल बैसाखी का वो दिन था जिस दिन जनरल डायर ने अमृतसर में सभी मीटिंग्स को बैन कर दिया और सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन ये जो पब्लिक मीटिंग बैन और मार्शल लॉ लागू होने का आदेश है, ये जनता को पता नहीं था क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आई नहीं थी। 11 अप्रैल को ही इनफैक्ट पंजाब के गवर्नर ने ये आदेश दिए थे कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ये जनता को भी पता नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था। और लोग बैसाखी के दिन गोल्डन टेम्पल आते हैं, हर साल आते हैं, आज भी आते हैं। तो दरबार साहिब हरमिंदर साहिब में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी दर्शन के लिए, और दर्शन के बाद लोग बाहर आकर जलियांवाला बाग में एकत्रित होना शुरू होते हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल रैली या प्रोटेस्ट वहाँ पर प्लान था। प्रोटेस्ट किस लिए था? क्योंकि 2 कांग्रेस लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था कुछ दिन पहले ही। तो इनके अरेस्ट के विरोध में ये जनता यहाँ पर इकट्ठा हो रही थी। लेकिन कई लोग यहाँ पर ऐसे ही पार्क में आ रहे थे, जैसे अक्सर लोग पिकनिक मनाने भी चले जाते हैं। तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तो था, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो पॉलिटिक्स के अलावा भी नॉर्मली उस पार्क में जा रहे थे। बैसाखी के दिन हर बार वहाँ पर लोग जाते ही थे, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लेकिन इस भीड़ के पास ना तो कोई हथियार थे, ना ही ये किसी पर हमला करने की बातें कह रहे थे। पर उस समय अमृतसर शहर का जो माहौल है वो इतना अच्छा नहीं था। कुछ दिन पहले ही एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को डैमेज किया था, आग लगा दी थी कई पब्लिक बिल्डिंग्स में, सरकारी बिल्डिंग्स में। तो अंग्रेज़ जो हैं वो इसको बढ़ने नहीं देना चाहते थे प्रॉब्लम को, और इसीलिए जनरल डायर यहाँ पर अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ आया और उसने इस गली से अंदर जाकर अपने 50 सैनिकों को कहा कि अंधाधुंध फायरिंग शुरू करो। अब ये मत समझिएगा कि अमृतसर का बैकग्राउंड देकर मैं जलियांवाला बाग मैसेकर को जस्टिफाई कर रहा हूँ, जी नहीं। मैं बस आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि उस समय क्या हुआ था। कुछ ही दिन पहले कई पब्लिक बिल्डिंग्स को तहस नहस कर दिया गया था भीड़ के द्वारा, प्रोटेस्टर्स के द्वारा। तो डायर को उस दिन लगा कि ये भीड़ अगर उग्र हो जाएगी तो और ज़्यादा हिंसा हो सकती है। लेकिन
ये बात बिल्कुल सच है कि भीड़ उस समय उग्र नहीं थी, वो प्रोटेस्टर्स बिल्कुल निहत्थे थे, ना ही वो कहीं पर कोई तोड़फोड़ करने की बात कर रहे थे। वहाँ पर बस एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा था उस मैदान में। तो डायर ने वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोगों की मृत्यु होती है। ऑफिशियल फिगर्स ये कहते हैं कि 379 पीपल डाइड, लेकिन जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं वो हज़ारों की संख्या में जाते हैं, एटलीस्ट 1000 प्लस नंबर जाता है। कई एस्टिमेट्स 2000 लोगों की मौत हुई थी ये भी बताते हैं। और ये सब कुछ 10 मिनट के अंदर अंदर हो गया। कोई भी बचकर भाग नहीं पाया क्योंकि पार्क में आने जाने का केवल एक ही रास्ता था। इतने लोग क्यों मारे गए? क्योंकि इस बाग से बाहर निकलने का, अंदर जाने का केवल ये एक रास्ता था, पतली सी गली थी। उसके अलावा चारों तरफ से ये बाग पूरी तरह से एनक्लोज्ड है, इसके चारों तरफ घर बने हुए हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं। आज भी इस बाग की दीवारों में यहाँ पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। एक कुआं था, इस कुएं से 120 लाशें बाहर निकाली गई थी कुछ दिन बाद, यानी कि 120 लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े थे। अब इतने लोगों की जब यहाँ मृत्यु होती है तो देश भर में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं और देश भर में जो आज़ादी की लड़ाई है वो एक नए फेज में एंटर हो जाती है। अगले साल 1920 में जब देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया तो उस आंदोलन की एक मुख्य डिमांड ये भी थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी अफसरों को सजा मिले। ब्रिटिशर्स ने एक भी अफसर को वहां पर सजा नहीं दी थी। इनफैक्ट जनरल डायर को तो उनकी तो तारीफ करी गई थी पार्लियामेंट में लंदन में। तो इससे लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे। इस हत्याकांड के तुरंत बाद अंग्रेज़ों ने कोशिश करी कि इस हत्याकांड की हर याद मिटा दी जाए। तो अंग्रेज़ों का मकसद था कि यहाँ पर एक मार्केट डेवलप कर देंगे, तो यहाँ पर बाजार कंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और खास करके महात्मा गांधी ने लोगों से ये अपील करी कि ये हत्याकांड कभी भूला नहीं जाना चाहिए और यहाँ पर एक स्मारक बनाया जाए। तो गांधी जी की अपील के बाद एक फंड इकट्ठा किया गया, एक ट्रस्ट बनाया गया। मदन मोहन मालवीय भी इसमें शामिल थे, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है और मुखर्जी को इसका सेक्रेटरी बनाया गया। इस फंड के पैसे से सबसे पहले तो जलियांवाला बाग को खरीदा गया, यानी कि उसकी ज़मीन को खरीदा गया, क्योंकि वो एक प्राइवेट व्यक्ति की ओनरशिप में थी पूरी ज़मीन। तो 1 अगस्त 1920 को ही ये अक्वायर कर ली जाती है ज़मीन। और यहाँ पर पैसा देखिए आप, लगभग 5.5 लाख रुपए 1920 में इकट्ठे किए जा चुके थे। तो अब ज़मीन ट्रस्ट के पास आ चुकी थी। अब अंग्रेज़ इस ज़मीन पर कोई बाजार नहीं बना सकते थे। तो ये जो ट्रस्ट है तब से काम कर रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए मुखर्जी फैमिली का कोई ना कोई सदस्य यहाँ पर रहा है। तो 1988 में सुकुमार मुखर्जी, जो अभी प्रेजेंट केयरटेकर हैं, इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, बैंक जॉब छोड़ दी और तब से ये अपने पिताजी के स्थान पर इस जलियांवाला बाग को मेंटेन कर रहे थे और इसके केयरटेकर के रूप में काम कर रहे थे। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने एक प्रॉपर ट्रस्ट स्थापित किया, जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना करी जाती है। और इस ट्रस्ट को ये जिम्मा दिया गया कि आप इस जगह को सुधारें और स्मारक बनाएं। जगह को सुधारें का मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आने लग गए थे, तो फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है जब लोग आते हैं। ट्रस्ट ने एक स्मारक बनाने का भी निर्णय लिया। तो ये वाला स्मारक जो आज यहाँ पर मौजूद है, इसे बनाया गया 1961 में, ये बनकर तैयार हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं एक ज्वाला जल रही है, इट्स शोइंग अ फ्लेम। और ये बनाया किसने था? एक अमेरिकन शिल्पकार बेंजामिन पोल्क ने। 9.25 लाख रुपए इसकी उस समय कीमत आई थी। 1961 में इसे इनॉग्रेट किया गया बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आज़ादी के बाद इस ट्रस्ट में कुछ नए ट्रस्टीज़ को भी शामिल किया गया। तो ये तय किया जाता है कि भारत सरकार यहाँ पर इस ट्रस्ट को फंड करेगी और ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे खुद प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ ट्रस्ट में परमानेंट मेंबर्स होंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल, देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। तो 1951 में जो कानून लाया गया था, जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट एक्ट बनाया गया था, उसके तहत इन सभी लोगों को मेंबर्स बनाया गया ट्रस्ट का। 2019 में एक अमेंडमेंट पास करके इस कानून में कुछ बदलाव लाया गया। जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनमें से कांग्रेस प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है। तो सरकार का ये कहना था 2019 में कि जो ये ट्रस्ट है ये राष्ट्रीय ट्रस्ट है, तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करना ठीक नहीं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। और सरकार का कहना था कि वैसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर जो भी सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन में, उसके चेयरमैन को तो यहाँ पर रखा ही जा रहा है, उसके अध्यक्ष को यहाँ पर ट्रस्ट में रखा जा रहा है। तो फिर स्पेसिफिकली कांग्रेस प्रेसिडेंट का यहाँ पर होने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। लेकिन इसको लेकर उस समय भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी, कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर विवाद किया, इस पर काफ़ी हंगामा किया था। तो तब भी एक विवाद था एंड कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है उस पॉलिटिक्स से अभी भी कनेक्टेड है। तो जलियांवाला बाग का जो मेमोरियल है, इसमें पिछले 100 सालों में कई रिपेयर हो चुके हैं, कई बार इसमें टचअप हो चुका है, लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके साथ अभी तक कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ था। जो गली है वो 100 साल से वैसी की वैसी थी। तो जो भी व्यक्ति, जो भी विजिटर
इस जलियांवाला बाग में एंटर होता है आज भी, वो उसी गली के थ्रू जाता है और वो सेम हॉरर्स उसको देखने होते हैं कि क्या स्थिति रही होगी जब हज़ारों लोग इस गली से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और उन पर गोलियां बरसाई जा रही थी। तो ये जो ईंटें हैं पुरानी, बहुत पुरानी ईंटों, यानी कि नानकशाही ब्रिक्स इनको कहा जाता है, जो मिडीवल टाइम पीरियड्स में ब्रिक्स की साइज़ थी, तो वो सारा अमृतसर का जो पुराना एरिया है शहर के बीचों बीच, वहाँ पर ये नानकशाही ब्रिक्स होती हैं। तो इनसे बना हुआ वो रास्ता है और इसी रास्ते को वैसा का वैसा रखा गया था। फिर उसके बाद जब अंदर एंटर होते हैं तो ऐसा बड़ा मैदान है और इसमें ये स्मारक बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ सब घर बने हुए हैं। ये पुराना अमृतसर शहर है, तो इसका एक ही एंट्रेंस आज भी मौजूद है। अब इस स्मारक में ऐसा क्या बदलाव कर दिया गया है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि इस गली को, इस रास्ते को चेंज कर दिया गया है। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करी गई है। इसमें जो पुरानी ईंटें थी उनको कवर अप करके और यहाँ पे इस तरह की स्टैचूज़ बना दिए गए हैं जिसमें लोग जा रहे हैं अंदर। वो बैसाखी का दिन दिखा रहा है आपको, देखो यहाँ बच्चे बैठे हैं कंधे पर अपने पापा के, अंदर लेकर जा रहे हैं और इसे कवर कर दिया गया है और कवर करके ऊपर एक जाली लगा दी गई है ताकि यहाँ पर चिड़िया कबूतर वगैरह आकर ना बैठ जाएं। स्ट्रक्चरली भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जैसे कि पूरा फ्लोर नया है, पूरा दीवार यहाँ पर नया बनाया गया है। तो इस तरह से ये गली का कैरेक्टर एक तरह से पूरा चेंज हो गया है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो अब शुरू किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो जो है, इसमें इस प्रकार की रोशनी होगी और ध्वनि के माध्यम से इतिहास को बताया जाएगा। देश के कई जगहों पर इस तरह के लाइट एंड साउंड शो कॉमन है। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी इनके बारे में देखा या सुना होगा। तो ये लाइट एंड साउंड शो जो है, ये भी एक प्रकार से इतिहास को थोड़ा सा डिज्नीफाई कर रहा है। यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रूप में इतिहास को बताया जा रहा है, ये भी कई लोग कह रहे हैं। फिर जो कुआं है जिसमें कई लोगों ने जान दे दी थी अपनी कूद कर अंदर, उसको कवर कर दिया गया है। अब उस पर अब एक ट्रांसपेरेंट बैरियर रहेगा, तो उसके अंदर डायरेक्टली कोई जा नहीं सकता। पर्सनली मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। बच्चे भी आते हैं यहाँ पर कई, तो आई थिंक एक बैरियर की आवश्यकता है। खैर, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई एम जस्ट सेइंग दैट। अब डिज्नीफिकेशन क्या है ये जान लो। देखो, डिज्नीफिकेशन ये होता है कि कोई भी पुराने तथ्य को, किसी भी पुरानी सेटिंग को, एनवायरनमेंट को इस प्रकार से बदला जाए कि वो आम लोगों के लिए सुलभ हो जाए, थोड़ा सा उसको डम डाउन कर दिया जाए। यानी कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके प्रस्तुत किया जाए और ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि वो बहुत ही सेफ है, सभी के लिए आसान है, सुलभ है, इट इज़ वेरी ईजी ऑन द आइज़। कहीं ना कहीं उसमें एंटरटेनमेंट की वैल्यू आ जाती है, शोमैनशिप आ जाती है, या फिर डिज्नीलैंड का एक्सपीरियंस आ जाता है। अब आप यहाँ स्क्रीन पर जो ये देख रहे हैं, ये पेरिस डिज्नीलैंड की इमेजेस हैं। तो अब भारत में डिज्नीलैंड नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई भी थीम पार्क वगैरह जो होता है उसमें इस तरह की इमेजेस कॉमन है। कोई भी व्यक्ति, बड़ा हो बच्चा हो, सभी के लिए वो जगह काफ़ी आसान है, इट इज़ ईजी ऑन द आइज़। तो इसी को डिज्नीफिकेशन कहा जाता है। तो दुनिया में ये टर्म कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। तो अब डिज्नीफिकेशन बहुत सी चीज़ों का होता है, लेकिन जब म्यूजियम्स को सिंप्लीफाई किया जाता है और एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को सिंप्लीफाई किया जाता है, तो उसको लेकर हिस्टोरियंस हमेशा से सवाल उठाते आए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि कोई भी ऐतिहासिक स्मारक या म्यूजियम सिंपल एंटरटेनिंग होना ज़रूरी नहीं है। निर्भर यह करता है कि वो किस चीज़ की याद दिलाता है, किस बात के इतिहास को बताता है। अगर जिस इतिहास के बारे में लोगों को बताया जा रहा है वो काफ़ी विभत्स सा इतिहास है, एक सैड इतिहास है जहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ लोगों को मारा गया, देयर आर जेनोसाइड्स, तो उस इतिहास को, उस आर्किटेक्चर को, उस बिल्डिंग को आंखों पर ईजी होना या फिर एंटरटेनिंग टाइप होना ज़रूरी नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है बर्लिन स्थित ज्यूइश म्यूजियम को। तो ये जो ज्यूइश म्यूजियम है, इसमें जब आप चलते हैं तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप चेहरों पर या मुखौटों पर चल रहे हैं, और ये मुखौटे क्या दर्शाते हैं? दीज आर ज्यूइश पीपल, जिनके ऊपर चलकर जर्मन थर्ड राइश बनाया गया था। हिटलर का जो पूरा थर्ड राइश है वो इन ज्यूइश लोगों की शरीर पर बनाया गया था, तो वो यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें भी वही अंदाज़ा होता है, और इस तरह की ऊंची दीवारें इसे सराउंड करती है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। इनफैक्ट आप पहली नज़र में देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये कोई म्यूजियम है। तो ये कोई बहुत एंटरटेनिंग प्लेस नहीं है, और ऐसा ही हिस्टोरियंस का मानना है कि जहाँ पर भी कुछ ऐसा इतिहास है जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जेनोसाइड हुई है, तो वहाँ पर ये एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस विच सिग्निफाइज द डेथ, विच सिग्निफाइज द सैक्रिफाइस ऑफ द पीपल। लोगों की शहादत को बताता हुआ वो मेमोरियल होना चाहिए। फिर देखो, एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ये रेनोवेशन का, इस फर्म पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये बीजेपी की लीडरशिप से काफ़ी क्लोज हैं। ये कांग्रेस के जो गुजरात के लीडर्स हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दे आर सेइंग कि यहाँ फेवरेटिज्म हुआ है, क्योंकि जो इनिशियल बजट था उससे बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए, और इस सेम फर्म को गांधी म्यूजियम बनाने का भी काम दिया गया था राजकोट में। तो ये भी एक अलग आरोप लगाया जा रहा है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, मुझे कमेंट में बताइएगा। देखो, मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इट माइट बी अनपॉपुलर, बट मुझे लगता है कि रेनोवेशंस ओके हैं एंड रेनोवेशन इज़ नेसेसरी। लेकिन
मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस गली को चेंज नहीं करना चाहिए था। देखो, रेनोवेशन हर जगह ज़रूरी होते हैं, यू नीड टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़। लोगों की संख्या जो यहाँ पर आती है वो बढ़ती जा रही है, देश की आबादी बढ़ती जा रही है, तो बेटर फैसिलिटीज़ देना कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर उसके कैरेक्टर के साथ चेंज किया जाता है तो वो गलत है। ऐसा ये मेरा पर्सनल मानना है, एंड आई थिंक आप लोग भी इससे शायद सहमत होंगे। आई डोंट नो, आप नहीं भी हो सकते। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए लिखकर। और बाकी आप लोग समझदार हैं, भाषा की मर्यादा बनाए रखें, बहुत ही अच्छे से सुलझे हुए तरीके से अपने आंसर्स को लिखिए। और यूपीएससी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आकर आप एक शेड्यूल के साथ, एक टाइम टेबल के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। जो भी कोर्स आप लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल रेफरल कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं, और अभी जो ऑफर्स हैं हमारे वो चल रहे हैं 1 ईयर कोर्स पर। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, आपको किताबें फ्री मिलेंगी, एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी, और आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। याद रखिए कि 2 महीने का कोर्स सब्सक्रिप्शन भी हमने लॉन्च किया है फॉर प्रीलिम्स, और इसका प्राइस 13,500 है। 1 सितंबर से मिशन AIR 1 बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें MCQs को डिस्कस किया जाएगा। इसमें 6 तारीख से मेरी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं फॉर गवर्नमेंट स्कीम MCQs। 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए। रविवार को कोई कोड मांगा जाता है, अनलॉक कोड, यू कैन ऑलवेज यूज़ महिपाल एज द अनलॉक कोड। सारा फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा अनअकैडमी ऐप पर। कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।